मेरे पे डाल ले लिंक को। अरे पहले मेरे पे डाल वो लिंक, मैं भेजू क्या? जुड़ रहा है अभी, मैं डाल देता हूँ मेल। हो गया? हो गया तो मत कर कुछ ऐसा, तो 10 घंटा डाल रहा हूँ। हाँ हाँ, इसीलिए तो ना मैं नेट हो गया ना कनेक्ट। ले आ रहे, ले रहे, आगे आ रहे, आ गया ना? यस, क्लिक कर लो उसका। हेलो, हाँ लिंक ओपन करो, फिर मैं करता हूँ अभी। आप लिंक ओपन करो पहले से। हाँ हाँ हाँ, वो मैं ऐड करूँगा उसको। आप ये कान में लगा के रखो, आपका आवाज़ नहीं। लिंक ओपन करो तो, लिंक ओपन कर दो वहीं पे। हाँ, वहीं से कर लो।
लिंक ओपन कर दो, फटाफट मैं ऐड करता हूँ। करो। हाँ। सभी को सुप्रभात। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, एचएम सर, सभी शिक्षक साथियों, प्यारे बच्चों, जैसा कि आज आपको विदित है कि हम मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं गूगल मीट के द्वारा, और ये हमारा प्रोग्राम फेसबुक लाइव पे भी चल रहा है। और हमारे साथ में कुछ महानुभाव जुड़े हुए हैं, हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय, वो भी आपको इसके बारे में कुछ समझाएंगे। हमारे साइंस की मैडम ममता शुक्ला मैडम, वो भी आपसे रूबरू होंगी। साथ में स्पोर्ट्स पर्सन जो हमारे प्रवीण जी भाई साहब हैं, नेशनल फुटबॉल टीम के सेलेक्टर हैं, वो भी आपसे रूबरू होंगे भी। और रिंकू सर जो आपके यहाँ पे योगा टीचर थे, वो भी आपके साथ में जुड़ेंगे। सभी को एक बार पुनः सुप्रभात। सुप्रभात सर। और हमारे साथ में एक विद्यालय की छात्रा आयमन सारिक, वो भी आपके साथ में कुछ पॉइंट्स लेकर उपस्थित होंगी। तो चलिए हम आज मेजर ध्यानचंद जी को याद करते हुए उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और उनका जो जीवन हमारे देश के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक अविस्मरणीय योगदान उनका रहा है हॉकी में। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी खेल इतिहास में सबसे महान खिलाड़ियों में माना जाता है। हॉकी के जितने भी महान प्लेयर्स हैं उन सब में महान माना जाता है। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके माता श्रद्धा सिंह, पिता सोमेश्वर सिंह थे। इनके दो भाई थे, मूल सिंह और रूप सिंह। रूप सिंह जी भी इनके भारतीय हॉकी टीम में उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। मेजर ध्यानचंद जी के पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में थे, और वो भारतीय सेना में होने के कारण ब्रिटिश भारतीय सेना में होने के कारण उनका तबादला इधर से उधर होता रहता था, और उसी तबादले की वजह से ध्यानचंद जी की पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पा रही थी, और वो उसी पढ़ाई के दौरान थोड़ा थोड़ा सा खेल में रुचि लिया करने लगे। वो पेड़ की डाली से एक लकड़ी तोड़कर उसी से हॉकी बनाकर उसके साथ में खेला करते थे। बाद में इनका परिवार इलाहाबाद में सेट होगा, सॉरी झांसी में सेट हो गया, और वहीं पे इन्होंने आगे की पढ़ाई की। वहाँ पे कुछ पढ़ाई करने के बाद में इनके पिता ने, जो प्रथम विश्व युद्ध में से वापस आए थे, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, उसमें पार्ट करने के बाद में वो अपने घर आए। घर आने के बाद उन्होंने देखा कि ध्यानचंद जी जो उनके बेटे थे वो सही पढ़ाई लिखाई नहीं करे। उन्होंने उठा के उनको ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करवा दिया। ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करवाने के बाद वे
दिन भर आर्मी का जो भी ट्रेनिंग होती थी वो करते और बाद में थोड़ा सा समय निकाल कर वहाँ पर वही लकड़ी के साथ में प्रैक्टिस किया करते थे। एक बार रात को जैसे आ रहे थे मेजर बले तिवारी जो हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, वो भी उन्होंने उनको देखा कि ये लड़का लकड़ी के साथ में इतना अच्छा प्रयास कर रहा है और इतनी अच्छी प्रैक्टिस के साथ में खेल रहा है, अगर इसके हाथ में हॉकी स्टिक दे दी जाए तो हो सकता है ये देश के लिए अच्छा खेल जाए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से कोई बात होगी, लेकिन उन्होंने दूसरे दिन आके मेजर ध्यानचंद को हॉकी स्टिक दी और हॉकी के टिप्स उनको देने लगे, उनको गुर सिखाने लगे हॉकी के, किस तरह से हॉकी खेली जाती है, किस तरह से पकड़ा जाता है, किस तरह से बॉल को अटैच किया जाता है हॉकी के साथ। तो वो सारी चीज़ें उनको सिखाए उन्होंने। हॉकी के प्रथम गुरु मेजर ध्यानचंद के यही रहे और जब वो उनको सिखा दे, दिन में सिखा देते उनको, तो ये रात को आकर खूब प्रैक्टिस किया करते थे। प्रैक्टिस के दौरान उसी प्रैक्टिस प्रैक्टिस में ही वो भारतीय सेना के लिए, जो ब्रिटिश सेना थी उसके लिए ये टूर्नामेंट्स खेलने लगे। 1922 से 1926 तक इन्होंने उसमें टूर्नामेंट्स में, जो ब्रिटिश आर्मी के टूर्नामेंट्स होते थे उन्हीं में पार्ट किया और उसी दौरान उनका गेम सुधरता गया, निखरता गया। उसमें दिन ब दिन उसी में उनको बहुत महारत हासिल हुई और 1926 के अंदर वो जब दिल्ली के अंदर में टूर्नामेंट्स खेल रहे थे, आर्मी के जो टूर्नामेंट्स होते हैं एन वाले टूर्नामेंट्स, उसके अंदर वो खेल रहे थे। खेलने के दौरान उनके जो गेम था, उनका जो गेम था, उस गेम को लोगों ने खूब सराहा। लोगों ने सराहने के बाद उनका हौसला और भी ज़्यादा बढ़ गया और उसी दौरान उनको न्यूजीलैंड टीम में जाने के का अवसर मिला। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो भारतीय टीम जा रही थी उसमें उनको खेलने का मौका मिला। जब ये रात को सो रहे थे तो इनके साथियों ने आकर इनसे सोते हुए को उठाकर बोला कि क्या कर रहे हो गुरु, उठो यहाँ से, आपका सिलेक्शन हो गया है, न्यूजीलैंड जाना है। तो वो खुशी से उछल पड़े और उछल के बोले कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा चयन इसमें हुआ है। जब वो आए वहाँ से, वो अपनी टीम के साथ में जाकर उन्होंने अपना फॉर्म वगैरह जो भी फिलअप्स करना होता है वो सब चालू किया। उन्होंने फॉर्म भरने के तुरंत बाद वो फिर प्रैक्टिस में लग गए। प्रैक्टिस में लगने के बाद वो रात भर प्रैक्टिस करते रहते थे और रात में जब प्रैक्टिस करते रहते थे तो एक दिन संयोग से मेजर बले तिवारी, जो उनके हॉकी के प्रथम गुरु हैं, वो रात को उधर से गुजर रहे थे। रात को जब वो गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लड़का इसमें चांदनी रात में भी बहुत मेहनत कर रहा है, खूब प्रयास कर रहा है सफलता पाने के लिए। उन्होंने उसी वक्त उसके पास जाकर उनसे बोला कि तुम एक दिन चांद की तरह चमकोगे और आज से तुम्हारा नाम ध्यान चांद सिंह होगा। तो चांद चंद्र करके उसको चांद बोल दिया और कालांतर में अपभ्रंश होता हुआ चंद रह गया। 1926 में जब वो न्यूजीलैंड के दौरे पे जाने वाले थे उसी दौरान उनको ये नाम मिला, ध्यानचंद। और ये
न्यूजीलैंड टीम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने न्यूजीलैंड चले गए। वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। टोटल 21 मैच उन्होंने खेले, उसमें से 18 मैच इन्होंने जीते, 2 मैच ड्रॉ हो गए और 1 मैच में इनको पराजय का सामना करना पड़ा। इसी दौरान वापस जब ये आए उधर से खेल के, तो उनको 1926 में जो न्यूजीलैंड के दौरे से वापस आए तो उनको आर्मी में एक रैंक ऊपर करके लांस नायक बना दिया गया। 1927 में भी एक इंग्लैंड के दौरे पे कई देशों के साथ में इन्होंने गेम खेले और 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में इनको मौका मिला जाने का, लेकिन ब्रिटिश आर्मी ने टीम को भेजने से पहले तो मना कर दिया, लेकिन बाद में मान गए। वो टीम के साथ जाकर उन्होंने खूब अच्छा प्रयास किया और वहाँ पर भी भारतीय टीम को सफलता दिलवाई। फाइनल मैच उन्होंने हॉलैंड से खेला, उसमें 3 जोरों से उन्होंने बढ़त हासिल की और विजय प्राप्त की। उन 3 गोलों में से मेजर ध्यानचंद ने 2 गोल दागे और भारतीय टीम को पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलवाया। उसके बाद 1932 लॉस एंजल्स में भी ओलंपिक हुए, वहाँ पर भी भारतीय टीम को मौका मिला और मेजर ध्यानचंद वहाँ पर भी अच्छे से खेले। उनकी पूरी टीम ने 262 गोल किए, उसमें से 101 गोल खुद मेजर ध्यानचंद जी के थे और भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया। अमेरिका समाचार पत्र ने उस समय लिखा कि भारतीय हॉकी टीम तो पूर्व से आया हुआ तूफान थी, उसने अपने वेग से एक अमेरिकी टीम के 11 खिलाड़ियों को कुचलकर रख दिया और ये सेंटर फॉरवर्ड में खेला करते थे। 1936 बर्लिन ओलंपिक में पहले तो भारतीय टीम को बर्लिन ओलंपिक में जाने के लिए मना कर दिया, सभी खिलाड़ियों को निराशा हुई, लेकिन उस समय भारतीय हॉकी फेडरेशन टीम की स्थापना हो चुकी थी। सर हाँ बोलिए। सर मैं न्यूज स्टूडेंट हूँ और सर और मैंने लेट ज्वाइन करा है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, अभी आप कराना तो क्या बर्लिन ओलंपिक में इनको जाने का मौका मिला, लेकिन उस समय ब्रिटिश आर्मी ने पूरी टीम को भेजने से मना कर दिया कि हम इस टीम को नहीं भेजेंगे और उसी समय उससे पहले भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना हो चुकी थी, तो ये उस भारतीय हॉकी फेडरेशन की तरफ से खेलने लगे, लेकिन उनके पास में भी इतना पैसा नहीं था कि वो उस टीम के साथ में जा सके। उन्होंने पूरी टीम को देखा पहले कि भेजे नहीं भेजे, लेकिन भेजना ज़रूरी था, भारतीय टीम के हौसले बुलंद थे, तो उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया सिर्फ बर्लिन जाने के लिए और लोन भी 3,000 रुपये ही उनका पास हुआ। अब 3,000 रुपये में वो क्या कर सकते थे, उनको जाने का इतना चाव था, लेकिन 3,000 रुपये में उनको कुछ हो नहीं पा रहा था। उनके उनकी जब परेशानी सुनी
तो उसकी उनकी परेशानी को सुनकर बंगाल हॉकी फेडरेशन वो मदद करने को आगे आया और उन्होंने उनको मदद दी। उसके बाद ये बर्लिन में और बर्लिन ओलंपिक के लिए रवाना हो गए। वहाँ जाकर पहला जो मैच था, वो पहले मैच में जो जर्मनी के साथ ही खेला और जर्मनी की भी बी टीम उसके साथ एक अभ्यास मैच हुआ। उस अभ्यास मैच में भारतीय टीम 4-1 से हार गई। जब इस शाम को बैठे तो सबने विचार विमर्श किया कि क्या हुआ, जर्मनी की टीम इतनी अच्छे से कब से खेलने लगी। इस टीम को जबकि हमने कई तरह से हराया है, लेकिन ये इस बार वो भी सेकंड टीम ने हमें हरा दिया, तो ये तो चिंता का विषय है। तो सभी जो खिलाड़ी थे वो सारे खिलाड़ी चिंतित हुए, रात का खाना ढंग से नहीं खा पाए और उसी समय सबने रणनीति बनाई क्या किया जाए। तो इनके जो एक खिलाड़ी थे अली दारा, वो सिर्फ भारत में रुक गए थे, वो गए नहीं थे पहले। उनको इन्होंने तुरंत वहाँ से भारत से बर्लिन के लिए बुलाया, जर्मनी के लिए उन्होंने बुलाया और वो अली दारा प्लेन से जर्मनी पहुँचे। वहाँ जाकर जब ये पहुँचे तब उनको काफ़ी हिम्मत हुई, काफ़ी साहस बढ़ गया उन लोगों का। और जब नेक्स्ट मैच, जब ओरिजिनल जो मैचेस थे वो खेले जाने लगे, तब इन्होंने बहुत शानदार तरीके से अपना प्रदर्शन करना शुरू किया। बर्लिन ओलंपिक खेलों में ध्यानचंद को भारतीय हॉकी टीम का कप्तान चुनकर भेजा था, इसलिए वो इससे भी प्रेशर में थे कि आखिर मैं इस बार इस टीम का कप्तान हूँ और इसमें अगर पराजय हो गई तो क्या होगा। जो 2 बार गोल्ड मेडल जीत के गए ओलंपिक का, अगर इस बार हार के जाएंगे तो बहुत निराशा होगी। तो उन्होंने जब टीम का कप्तान चुना गया मेजर ध्यानचंद को, तब उनको जरा सा भी आशा नहीं थी कि मैं इस भारतीय टीम का कप्तान चुना जाऊंगा। तो उन्होंने अपने दायित्व को बड़ी बखूबी से और ईमानदारी के साथ में निभाया। भारतीय टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए सभी टीमों को कुचलते हुए, हराते हुए अच्छे अच्छे गोलों के जरिए उनको हराते गए। और जब लास्ट में अंतिम जो मैच था फाइनल वाला, उस फाइनल मैच में भी उनके सामने जर्मनी की टीम ही थी। उस जर्मनी की टीम के साथ में उनको खेलना था और फाइनल मैच होना था 14 अगस्त को। संयोग से 14 अगस्त को ज़बरदस्त बारिश हुई और बारिश होने के कारण मैच को एक दिन के लिए टाल दिया गया। अब जो मैच 14 तारीख को होने वाला था वो 15 तारीख को हुआ और 15 तारीख को जब मैच खेलने के लिए उतरे तो उस ग्राउंड में बहुत सारा पानी भरा हुआ था उसमें, और उस पानी में वो लोग ढंग से खेल नहीं पा रहे थे। तो फर्स्ट हाफ जो था इनका वो सही नहीं रहा। उस फर्स्ट हाफ में इन्होंने सिर्फ 1-0 से ही बढ़त हासिल की थी, लेकिन इनको डाउट था। जब ये हाफ टाइम हुआ उस समय सभी लोगों ने विचार किया कि क्या किया जाए, ये टीम हारी है थोड़ा सा, अगर आज ये बराबर करके या हमें हरा देते तो बहुत बड़ी बेइज्जती हमारी होगी। तो उस टाइम में उन्होंने निर्णय लिया कि कुछ भी हमें जीतना है। और जो उनका मैनेजर था भारतीय हॉकी टीम का, उसने और ध्यानचंद जी ने, दोनों ने तिरंगा उनके सामने रख दिया कि इसकी लाज अब सभी को रखनी है। और वे लोग सेकंड हाफ इतने शानदार तरीके से खेले। और मज़े की बात ये थी कि वो ध्यानचंद जी नंगे पैर उस टूर्नामेंट में खेले।
नंगे पैर खेलने के कारण उनकी जो स्पीड थी उस स्पीड में इजाफा हो गया, क्योंकि पानी भरा हुआ था, जूते इनके सही नहीं थे। इनको भारतीय टीम को पहले सही सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती थी, तो ये उसमें ढंग से खेल नहीं पा रहे थे। इन्होंने शूज अपने बाहर उतार दिए और बिना शूज के ये खेले। सेकेंड हाफ में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए 8-1 की बढ़त बनाते हुए और इस टीम को विजय दिलवाई। इस मैच को देखने के लिए जो जर्मनी के तानाशाह थे हिटलर, वो भी आए हुए थे। वो बीच में ही इस गेम को देखकर उठकर खड़े हो गए और वहाँ से चले गए। उसके बाद वो वापस आए, उन्होंने उस टीम के बारे में देखा, लोगों से सुना कि किस तरह से ये लोग खेल रहे हैं। तो जब लोग खेल रहे थे तो उनकी तारीफें सब लोग कर रहे थे, जबकि हिटलर ने जर्मनी के लोगों को बैठने के लिए बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई थी वहाँ पर उन लोगों के लिए, और उन्हीं के लिए जब उनको पूरा यकीन था कि आज जर्मनी गोल्ड मेडल जीतेगी, तो उनके सम्मान के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध करवा रखी थी। जैसे ही बाहर निकले जर्मनी की टीम, उनके साथ उनको इस तरह से करना है, वैसे जैसे क्रिकेट टीम जो हमारी जीत के आती है तो आज हमारे देश में ही उन लोगों का खूब स्वागत सत्कार होता है, उसी तरह से उन्होंने बहुत बहुत सुविधाएं उन लोगों के लिए उपलब्ध करवा रखी थी। लेकिन संयोग कुछ और ही था, हमारी टीम जीती और जर्मनी की टीम हार गई। उस हार से बौखलाकर जर्मनी के जो तानाशाह थे हिटलर, वो उठकर चले गए। उन्होंने दूसरे दिन मेजर ध्यानचंद को अपने यहाँ बुलाया। जब ये अपने उनके घर पे गए, शायद सर कुछ बोल रहे हैं। जब इनको बुलाया वहाँ पे, तो इन्होंने जो पैंट शूज मुझसे पहन कल के गए खाने थे को वो दी। जूते इनके फटे हुए थे। वो उनके शूज देखकर बोले ये मेरे क्लास को कोई तो क्या होना है। चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। माइक ऑफ कर। बच्चे बीच में डिस्टर्ब ना करें। सर माइक बेटा ऑन जो कर बीच में रखो। बोलते हैं अपना माइक्रोफोन। माइक ऑफ रखो आपका। ये कौन है? पापा ने शायद ये कुछ बोल रहे हैं। बेटा माइक ऑफ रखे अपना। पता है 100% बच्चा होगी 100 100। जब वो गए वहाँ पे, दोनों में हिटलर ने उनके शूज देखे। उन शूज को देखकर वो उनकी तरफ इशारा करते हुए क्या है, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने उनसे पूछा आप क्या करते हैं, कि इन्होंने बताया कि मैं लॉन्स नायक के पद पर ब्रिटिश आर्मी में जॉब करता हूँ। इन्होंने हिटलर ने इनको कर्नल की पोस्ट देने का फैसला किया। उनको बोला कि मैं आप यहाँ जर्मनी में आ जाइए और मैं आपको कर्नल के पद पर नियुक्त कर दूंगा। लेकिन इन्होंने उनके सामने एक ही बात बोली कि मैं भारत देश का निवासी और भारत मेरी माता है और मैं भारत के लिए खेलना ही अपना गौरव समझूंगा। ये कहकर वो उस समय आ गए। ध्यानचंद जी ने अपनी करिश्माई हॉकी से जर्मनी के तानाशाह सबको प्रभावित तो किया, और उसके साथ साथ जो क्रिकेट के महान खिलाड़ी थे ब्रैडमैन, डॉन ब्रैडमैन, उनको भी उनको भी अपनी तरफ आकर्षित किया। और इन दोनों का पहली बार
एक ही बार आमना सामना हुआ इन दोनों का, ब्रैडमैन और मेजर ध्यानचंद का, एडिलेड में। जब ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए जा रहे थे उस समय एक मैच इनका एडिलेड में भी होना था। उसी दौरान उन्होंने मैच उनका देखा और उस मैच में इन्होंने जिस तरह से प्रदर्शन किया उस समय ये लोग डॉन ब्रैडमैन ने उनको बोला कि ये सॉरी डॉन ब्रैडमैन भी इनसे काफ़ी इम्प्रेस हुए और इनके सर बच्चे बच्चे सर एक बार इनके साथ में अजीब वाकया हुआ। जब ये खेल रहे थे तो लोग इनके साथ इनको देखकर, इनकी हॉकी को खेलते हुए देखकर लोग ये अंदाज़ा लगाते थे कि कहीं इनकी हॉकी में गोंद तो नहीं लगा हुआ है, कहीं चुंबक तो नहीं लगी हुई है। तो लोग इनको उसी में इनसे बोलते थे कि कहीं आप इस तरह की चीटिंग करके तो नहीं खेल रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं खेलते थे। इन्होंने खूब प्रयास किया था खेलने के लिए। जब ये हॉलैंड में खेल रहे थे तब इनकी हॉकी स्टिक में चुंबक लगे होने का अंदेशा आयोजकों को हुआ। कुछ लोगों ने उनसे शिकायत भी की, क्या हो रहा है, ये हॉकी हॉकी के साथ बॉल कैसे चिपकी जा रही है। तो उनकी हॉकी को बीच खेल को बीच में रोककर उनकी हॉकी स्टिक को देखा गया, तोड़ दिया गया, उनकी हॉकी स्टिक को तोड़ दी और उसमें देखा उनको कि कहीं इसमें चुंबक तो नहीं लगी हुई है। तो जब उनकी हॉकी तोड़ दी उसके बाद में जब आयोजक जाने लगे तब ध्यानचंद जी ने उनसे बोला कि कहीं मेरी हॉकी स्टिक में तो कहीं भी चुंबक नहीं है, पर आप इस बॉल को भी तो थोड़ा चेक कर लीजिए, कहीं ये बॉल लोहे की तो नहीं बनी हुई है। तो जो आयोजक थे वो मुस्कुराकर वहाँ से लौट गए। बाद में नई हॉकी स्टिक के साथ में वो खेले और उन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन किया और वो जीत कर आए। तो बच्चों, लीजेंड्री मैन, हॉकी के जादूगर, महान खिलाड़ी, ये इन्होंने भारत देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है और भारतीय हॉकी टीम को 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल इन्होंने दिलवाया और उसमें सफलताएं पूरे भारत में घर घर में हॉकी फेमस कर दी। लेकिन इनका अंतिम समय जो था वो सही नहीं रहा। भारतीय सेना में 34 साल की सेवा देने के बाद ध्यानचंद जी 29 अगस्त 1956 को मेजर के पद से रिटायर हुए। भारत सरकार ने उन्हें उसी वर्ष भारत के तीसरे सर्वोच्च सम्मान से उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने राजस्थान के माउंट आबू में कोचिंग कैंप में काम किया। उसके बाद राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में कई वर्षों तक मुख्य हॉकी कोच की भूमिका भी निभाई और ध्यानचंद जी ने अपने अंतिम दिन अपने गृह नगर झांसी में ही बिताए। 3 दिसंबर
1979 को 1979 को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में मेजर ध्यानचंद जी की मृत्यु हो गई। मंजूरी मिलने में कुछ शुरुआती दिक्कतों के बाद उनके गृह नगर झांसी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। वे पंजाब रेजिमेंट में थे। पंजाब रेजिमेंट वालों ने ही उनका पूरे सैन्य सम्मान के साथ में उनको आखिरी विदाई दी है। और ध्यानचंद के सम्मान में दिल्ली में स्थित नेशनल स्टेडियम को 2002 में ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम दिया गया। और 29 अगस्त को हम पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पिछले साल हमारे जो प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी पिछले साल भारत के लिए एक फिट इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया। फिट इंडिया का मकसद सिर्फ यही है कि पब्लिक या बच्चे स्टूडेंट्स सभी स्वस्थ रहें। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी भारत स्वस्थ रहेगा। इसी थीम पर उन्होंने बहुत सारा काम किया। और एसबीएसबी का जो प्रोग्राम है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। और उसी को आज पूरे देश में कई संस्थाएं, सीबीएसई, खेल प्राधिकरण आदि अब उसका अनुसरण करने लगे हैं। हमारे विद्यालय में एसबीएसबी का प्रोग्राम पिछले 3 साल से चल ही रहा है। और सभी पेरेंट्स से, सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है, सभी बच्चों से निवेदन है कि वो अपने फिटनेस का पूरा ध्यान रखें। कोरोना के काल में हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने घर के आसपास जहाँ भी आपको कुछ जगह मिलती है, थोड़ा स्पेस मिलता है, आप टहलें। रोज़ मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें। खाना खाने के बाद में सोएं नहीं। आप टीवी देखने ना बैठें। सीधे खाना खाने के बाद आप 15-20 मिनट बाहर टहलने, या आपके आसपास जगह नहीं है तो आप अपनी छत पे टहलें। और आप अपने आप को सुरक्षित बनाए रखें। इसी के साथ मैं अपना भाषण बंद करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं प्राचार्य महोदय से निवेदन करूँगा कि वो आपको संबोधित करें, वो भी आपको कुछ जानकारी दें। प्राचार्य महोदय आपसे थोड़ी देर में रूबरू हो रहे हैं। सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग Good morning, sir. सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये म्यूट कर ले बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सब लोग अपना माइक बंद करें प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। आदरणीय माननीय उपायुक्त महोदय, माननीय सहायक आयुक्त महोदय, हमारे जयपुर संभाग के सभी अधिकारीगण, सभी प्राचार्यगण, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 कोटा के उप प्राचार्य महोदय श्री आर के मीणा जी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 कोटा के मुख्याध्यापक श्री तरुण मालो जी, विद्यालय के खेल शिक्षक बुद्धि प्रकाश जी, सभी शिक्षक साथी, कार्यालय कर्मी एवं प्यारे प्यारे बच्चों, साथ ही हमारे सम्मानित अभिभावकगण, मैं आज इस पावन अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को पूरे विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद देता हूं। पूरे केंद्रीय विद्यालय संगठन परिवार को धन्यवाद देता हूं।
और भारत सरकार के पूरे देश को, जिन्होंने इस महान दिन को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का अवसर हमें प्रदान किया है। निश्चित रूप से इस खेल की गतिविधियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और साउंड माइक्रोफोन सर की आवाज क्लियर नहीं आ रही तो आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। पर आवाज नहीं आ रही।
बच्चे ने माइक्रोफोन अपनी घर में सब वॉइस नॉट क्लियर The voice is breaking. सर आवाज नहीं आती बेटा आवाज आ रही है सभी को। आप अपने माइक म्यूट करके रखें। Sir, your voice is not clear. सर आवाज अच्छे से नहीं आ रही। मेरे को आवाज आ रही है। Yes, sir. Voice is not clear. सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर एक मिनट बेटा अभी रुको रुको। सर आवाज नहीं आ रही रुकिए 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 सर आवाज नहीं आ रही बेटा। माइक ऑफ रखें, अपना माइक ऑफ रखें सभी लोग। सर प्रिंसिपल सर लेफ्ट हो गए सर। प्रिंसिपल सर लेफ्ट हो गए सर। और प्रिंसिपल सर संदीप सर के लैपटॉप से ऑनलाइन है। हाँ मोबाइल से जुड़ रहे हैं भी सर अभी। एक मिनट। मोबाइल से जुड़ गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो लोग पूरी बात सुन नहीं पाए होंगे, मैं आप सभी को राष्ट्रीय अपने क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर संभाग के अधिकारीगण को धन्यवाद देता हूँ। विद्यालय संघ को और पूरे देश भारत सरकार को जिन्होंने हमें ये सुअवसर दिया है। मैं सभी का स्वागत करता हूँ
केंद्रीय विद्यालय कोटा, एक परिवार और उनके मैनेजमेंट, विशेष रूप से उदित प्रकाश जी जो खेल शिक्षक हैं, इनको बधाई देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों को, सभी अभिभावकों को मैं बधाई देता हूँ। बच्चों और माननीय अभिभावकों, मुझे गर्व की बात है कि हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष मुझे मान खेल कूद की गतिविधियों में भाग लेते हैं, लेकिन मुझे बच्चों से मुझे वो कर लिया इतने Sir, बच्चों को voice देगा is क्या? not clean. चलो Sir, voice is not clean. बेटा आप लोगों के माइक ऑफ रखें आप लोग। सभी से निवेदन है कि जो लोग जुड़े हैं अपनी माइक म्यूट कर लें। आपकी आवाज हमें क्यों आ रही है? जो लोग आपस में बात कर रहे हैं आपकी आवाजें आ रही हैं। किसी को भी कुछ बोलना है ना, प्लीज कमेंट करें, माइक ऑन मत करो। तो साथियों, मैं अपील कर रहा था, यही कहना चाह रहा था कि हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम खेल की संस्कृति को बढ़ावा दें। कई बार देखते हैं जब कोई बच्चा खेलना चाहता है तो उसको बैठ के पढ़ो, जब बीमार होता है तो उसको अस्पताल जाते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग। यदि पेट की बीमारी के लिए अस्पताल जा रहे हैं, अगर वे खेल तो कभी भी पेट में कोई दर्द नहीं होता। अगर कोई यदि कोई बैडमिंटन खेले, फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, हॉकी खेले, कुछ न करे दौड़ लगाए, गारंटी की उसकी बैठेगी और न उसको भारी पन पेट में, और ऐसे न लगे। तो हमारी जो बीमारी पेट से जुड़ी है, जब लोगों को प्रकार की बीमारियां अपने आप में घेर लेती हैं, मेरी अपील है सभी से, खेल को खिलाड़ियों को दें। कई बार देखा जाता है कि कुछ देशों का नाम नहीं लिया, लेकिन कोई ऐसे हैं जिनके खिलाड़ियों को आज के समय में भी ठीक प्रकार से कपड़े जूते नहीं मिले थे, और बड़े गर्व भारत देश में आज के समय में खिलाड़ियों को एक सेलिब्रिटी का स्टेटस मिला हुआ है, बहुत सम्मान। यहाँ तक कि हवाई अड्डे पर विजिट करने के लिए भी मंत्री तक पहुंच नहीं। और जैसे क्रिकेट के जो अध्यक्ष बनते हैं बीसीसीआई के, वे सर आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। दोस्तों फिर चरण कमलों में करते हुए अपनी वाणी को भी और फिर से पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आपकी जो स्पीच से सभी बच्चे बहुत मोटिवेट होंगे। अब मैं ममता शुक्ला मैडम से निवेदन करूंगा कि वो बच्चों को कुछ बताएं हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में। हेल्थ इज वेल्थ। ममता शुक्ला मैम। ममता शुक्ला मैम। ममता शुक्ला मैम लेफ्ट हो गई क्या? जी नहीं, चलो नहीं ओके मैम, ज्वाइन किया सर। बिल्कुल। ओके सर। तो सबसे पहले मैं बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज यदि आपको आवाज क्लियर नहीं आए तो आप प्लीज माइक ऑन करके बोलिए मत, अदरवाइज और ज्यादा न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। So please have patience and give me 5 to 7 minutes. Okay. And don't say anything. Sir will manage. Please. आपको बताने की जरूरत नहीं है. Voice is not clear. आप मत बोलिए. सर वहां से देख लेंगे और यदि कोई भी सिस्टम में प्रॉब्लम होगी तो वो सही कर लेंगे. तो प्लीज ड्यूरिंग दिस पीरियड आप बिल्कुल मत बोलिए, माइक ऑन मत करिए और ध्यान से सुनिए. जैसे हम लोग रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं वैसे ही वेबिनार अटेंड करिए. ओके. तो आदरणीय प्राचार्य श्री राजकुमार शुक्ला जी एंड उप प्राचार्य जी रामकरण महिला जी, प्रधानाचार्य जी, सभी विद्वान शिक्षक साथीगण, मेरे प्यारे बच्चों, उनके पेरेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार. आज राष्ट्रीय खेल दिवस
के मनाने के अवसर पर मैं स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही धन है। बच्चे किसका आवाज? वंशिका शर्मा। बच्चे अपना माइक म्यूट रखे हैं अपना। बंद करिए, अरे सबसे ना बंद करिए माइक अपना। तो लेट मी कंटिन्यू। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने के अवसर पर स्वास्थ्य धन है या हेल्थ इज वेल्थ, इस विषय पर कुछ जानकारी साझा करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हेल्थ इज वेल्थ एक प्रसिद्ध कहावत है, सबने सुना है। अर्थात हम सभी ये जानते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य जीवन के लिए सभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है अच्छे स्वास्थ्य से। तो वास्तव में स्वास्थ्य सफलता के एकमात्र साधन है। जैसे हम धन अर्जित करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसका व्यय करते हैं, उसका संचय करते हैं, किस लिए करते हैं? जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो जीवन को बेहतर बनाने के लिए यदि हम धन का संचय कर सकते हैं, उसको मेंटेन, तो यदि स्वास्थ्य की कहीं उससे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य है तभी धन अर्जित किया जा सकता है। तो इसलिए अच्छे स्वास्थ्य को बेहतर स्वास्थ्य करने के लिए जो भी चीजें है वो हम करते हैं। तो WHO ने 1948 में जो हेल्थ को डिफाइन किया है वो किस तरीके से किया है? नॉट ओनली जस्ट टू मेयर द डिजीज और फ्री ऑफ डिजीज, एक्चुअली health is a state of complete physical, mental and social well-being, not merely just an absence of disease. केवल किसी डिजीज का ना होना ही अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि फिजिकल, मेंटल, तो 3 डायमेंशनल डेफिनेशन दी है, एंड दैट इज फिजिकल परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, ऑर्गन्स है, सिस्टम्स है, ये यदि काम कर रहे हैं तो योर हेल्थ इज गुड। Mental health, a mental sound individual is free from tension, anxiety. It doesn't mean कि हमको थोड़ा टेंशन नहीं होता, लेकिन यदि वो एक्सेस में हो गया so that is mental well-being. Then थर्ड हो गया social dimension. तो social में human beings are social. They have society, community, they live in group. और उनका जो आपस में सामंजस्य है वो शो करता है उनकी social well-being. So we can say that, but the one thing is physical well-being can be detected, but mental health, it is very difficult to assess mental health of an individual. किसी individual की mental health को assess करना इतना आसान नहीं है। तो ये 2 चीजें भी है, but that is part of our health. So यदि हम कहें कि हेल्थ में, गुड हेल्थ के लिए कुछ आवश्यक बातों के बारे में बात करें, एंड ये अपने करिकुलम का पार्ट भी है, गुड हेल्थ, हेल्थ एंड डिजीज। तो सारे बच्चों को समझाया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, लेकिन उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है इस पे डिपेंड करता है। तो कुछ आवश्यक बातों में सबसे पहले है हेल्दी फूड। हेल्दी फूड से मतलब हुआ क्लीन, एडिकेट, न्यूट्रिशियस, बैलेंस्ड फूड, और बिकॉज ऑफ फूड इज वन ऑफ द फैक्टर फॉर अवर गुड हेल्थ, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेल्थ के लिए, अब हेल्दी फूड के लिए एक बड़ी चीज है, सो मेनी थिंग्स आर इंक्लूडेड, द रॉ फूड, कुक्ड फूड एंड प्लेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, जहाँ पे फूड प्रिपेयर किया जा रहा है, ये सारी चीजें। एक स्टेप आपका रॉन्ग होता है तो दूसरे 2-3 स्टेप्स सब खराब हो जाते हैं। आपने बहुत अच्छे से सब्जी वॉश किया, लेकिन कुक करने के समय यूटेंसिल साफ नहीं था, कुक्ड फूड हो गया, लेकिन जब आपने सर्व किया तो वो प्लेट गंदी थी, प्लेट साफ ठीक की तो एक गंदे कपड़े से उसको ड्राई किया, सुखा दिया, पोंछ दिया, तो आपने सारे स्टेप्स आपके गलत हो गए। तो थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है। हम सोचते हैं हमने तो प्लेट बहुत अच्छे से धो दी और उठाया गंदा कपड़ा और उससे पोंछ दिया, तो जस्ट एक लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो फर्स्ट थिंग इज हेल्दी फूड, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर, and clean in drinking food also included in this part. Exercise, daily exercise, at least morning walk. अच्छी आदतें, what do you mean by अच्छी आदतें? सबको अपने को इंटरेस्ट करना है कि हम समझें कि अच्छी आदतें हैं क्या। तो पहले उन आदतों के बारे में सोचें which are not required and which can affect our health. वो आदतें यदि हैं तो उनको हमको छोड़ना चाहिए। वो आदतें क्या हो सकती हैं? कई बार
किसी कारण से लोग इन आदतों को अपनाते हैं, कई बार केवल जस्ट फॉर अ चेंज। टीनेज के स्टूडेंट के लिए खास तौर से बात की जाती है कि कोई भी चीज, कोई लोग कहते हैं कि नहीं इसको करना है, टोबैको टेकिंग है या स्मोकिंग है या ड्रग्स है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो वी शुड नॉट अडॉप्ट दिस सच टाइप ऑफ हैबिट्स। ये भी कोर्स में आपको बताया जाता है टीनेज में, क्योंकि गुड हैबिट्स, देन पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग, यदि हम निगेटिव थिंकिंग को बहुत आजकल हाईलाइट किया जाता है, जितनी भी चीजें जो हमको एफेक्ट मेंटली साउंड नहीं रहने दे रही हैं, लीव इट, अपने आप पॉजिटिव थिंकिंग हमारे पास आ जाएंगी। तो एलिमिनेशन करना सीखना है, जो बैड हैबिट्स हैं, बैड थिंग्स हैं, बैड सोचने की है थिंकिंग्स हैं, उनको हम एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ अच्छी चीजें रह जाएंगी। तो सेपरेशन होना, डिस्टिंग्विश करना, और ये धीरे धीरे अपने आप को बहुत जल्दी समझ में आने लगता है। ये दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट कि कोई दूसरा समझाएगा व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग। क्यों हम छुपाते हैं कोई चीज को? क्योंकि हम जानते हैं, बच्चों के लिए खास तौर से बात कर रहे हैं, कि बच्चों को पता है कि क्या गलत है। यदि वो कोई चीज अपने पेरेंट्स से नहीं बता रहे हैं, इट मीन्स दे नो वेरी वेल कि समथिंग इज रॉन्ग, अदरवाइज आप आके बता सकते हो। तो इन चीजों से दूर रहें, और यदि कोई चीज नहीं समझ में आती है तो शेयर विथ योर पेरेंट्स, विथ योर टीचर, विथ योर फ्रेंड्स। लोनली नहीं रहना है, बिकॉज दिस इज ह्यूमन नेचर। वो लोनली नहीं रहता, ग्रुप में रहता है और शेयर करता है, तो उसको कभी भी मेंटल प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आ जाए एक फिजिकल चीज में, दैट इज पर्सनल हाइजीन। उस पर बात करते हैं। पर्सनल हाइजीन मीन्स व्यक्तिगत स्वच्छता। स्वच्छता, हाइजीन वर्ड बहुत सारी चीजें हैं, बट यदि जनरली कहा जाए तो ये क्या, इससे क्या मतलब निकलता है, तात्पर्य क्या है? तो इट रेफर्स टू प्रैक्टिसेस और दैट प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। इट रेफर्स टू प्रैक्टिसेस दैट प्रिवेंट spread of disease causing organism. Disease causing organisms are germs. नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं ना जर्म्स और पैथोजन। आप जाते हो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो वहां पे कोई भी टेस्टिंग करना है या इस तरीके की, तो कोई प्रॉब्लम होती है, तो पैथोजेंस का मतलब ये होगा जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जर्म्स हैं, क्योंकि हमारे लिए जो बेनिफिशियरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो उसके लिए अब आपको कुछ नहीं मालूम था ये सब थ्योरेटिकल पार्ट, लेकिन अब पता है what are these parts or steps of personal hygiene? Cleaning of body, daily bathing होती है, cleaning of teeth, oral hygiene, then washing your hair with soap or shampoo at least once a week. ये जो टाइमिंग है 2 times oral hygiene, मतलब ब्रशिंग का, तो ये सारी चीजें डिपेंड कर आपका वर्किंग स्पेस क्या है, आपका यदि एक स्पोर्ट्स का बच्चा है वो खेल के आता है, तो उसके लिए बेदिंग एक ही टाइम सफिशिएंट नहीं होती, उसके लिए मोर देन 1 टाइम्स उसको बॉडी क्लीनिंग के लिए टाइम चाहिए। वॉशिंग ओवर क्लॉथ, स्वेटिंग आती है, डस्ट डर्ट लगता है, तो वॉशिंग, प्रॉपर वॉशिंग ऑफ योर क्लॉथ्स। अब हम आते हैं कि वॉशिंग हैंड। तो दीज आर 2 थिंग्स है जिसमें कि एक फूड के बारे में बात की और एक हैंड के बारे में। यदि आप सोचिए तो पूरा यदि कम्युनिकेबल डिजीज को स्प्रेड होने से बचाने के लिए बहुत सारे मेजर्स हैं, इस समय खास तौर से कोविड के समय बताए जा रहे हैं। इनमें से वन ऑफ दी है दैट इज हैंड हाइजीन। नोनी वर्मा अपना हैंड हाइजीन, माइक्रोफोन ऑफ कर, तो हैंड वॉश के लिए, तो बिफोर फिनिश हैंड ऑफ माई, मैं आपके साथ एक एक्सरसाइज शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज लेट मी एक्सप्लेन एंड फॉलो मी। मेरे साथ ही आप लोग अपनाइए। बहुत सारी डिजीज हम फैलने से रोक सकते हैं ओनली टू अडॉप्ट सम गुड हैबिट्स। और ये जितने कम एज से इसको बच्चों में डाल दिया जाए, तो वो एक, जैसे हैबिट्स का मतलब ही होता है आदत है जो अनकॉन्शियस में, हमको पता है हमको ये करना है, हम सोच के नहीं करते, हम करने लगते हैं। सुबह उठ के हमको ब्रश करना है या आज तो उठेगा और ब्रश नहीं करेगा। तो गुड हैबिट्स में तो हैंड वॉश के, तो सी माई हैंड, सबसे फर्स्ट दे आर द 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉश। सभी लोग देख रहे हैं और करके देखिए एक्टिविटी, और बहुत जरूरी है। और क्यों है ये भी,
तो फर्स्ट है टेक सम सोप एंड रब योर हैंड्स एंड गिव सम टाइम, क्योंकि बच्चे कई बार दौड़ दौड़ आते हैं, उनके पसंद का ब्रेकफास्ट है तो जस्ट वॉश पानी में हाथ डालते हैं और यूं करके चले आते हैं और अपने ही कपड़ों में पहुंच के बैठ जाते हैं। तो उनको आप वॉच करिए शुरू में कि कैसे वो हैंड वॉश कर रहे हो, उनकी प्रॉपर वे है या नहीं है, क्योंकि जस्ट एक फॉर्मेलिटी उन्होंने पूरे किया, बोले हाँ मम्मा मैं तो हाथ धो के आ गया, दिस इज नॉट सफिशिएंट। तो पहले है कि सोप लिया है, उसको यूं रब किया है, दिस इज फर्स्ट। अब आप याद कैसे करेंगे, बच्चों को भी याद दिलाइए। फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, तो 1 एंड 2 बैक साइड, 2 बैक साइड एंड 3 जो फिंगर्स हैं, हम सोचते हैं इसके अंदर है, तो ये 3 इसको हमने यहाँ पे साबुन भी कलेक्ट होता है, एक एक फोल्ड्स में जर्म्स कलेक्ट होते हैं, सेटिंग जहाँ पर है एक एक फोल्ड्स में है। तो थर्ड हो गया। अब फोर्थ के लिए 4 फिंगर है, याद कर लीजिए, फोर्थ के लिए ये इस तरीके से रब करना है, फोर्थ हो गया। एंड फिफ्थ के लिए ये 1 2 3 4 5, तो दिस इज फिफ्थ, ये फिफ्थ दोनों हाथ के आपने फिफ्थ हो गया। अब बचे 2 और 6 और 7, तो 6 के लिए अब ये फोल्ड जो है फिंगर के, इनमें भी जाओ तो 6 इसको करा एंड 7 में रिस्ट, ये इतना हद तक जो आपका लगातार काम में आ रहा है, यूज हो रहा है, यदि इसको हम जब भी जा रहे हैं, कहीं बाहर से जा रहे हैं, आ रहे हैं, बिफोर टेकिंग फूड, आफ्टर कमिंग टॉयलेट, तो प्रॉपर स्टेप्स, तो वी शुड टेक केयर फॉर वॉशिंग योर हैंड्स। बच्चों में यह हैबिट आ जाए, बड़ों में आ जाए, और जैसे कि अभी 20 सेकंड बताते हैं, बच्चे अपने आप 20 सेकंड से ज्यादा टाइम आदत में आ जाएगा उनके, एंड सो दैट काफी कुछ हम बीमारियों को फैलने से बचा सकते हैं। तो हाइजीन का मतलब यही है कि those habits or practices which prevent spread of disease causing germs or pathogens। तो इतना स्टेप ही हमको काफी अच्छी हेल्थ के लिए हेल्पफुल हो सकता है। और इसी के साथ मैं हॉकी के लीजेंड ध्यान से को सत नमन मेरा, और उसके साथ ही मैं बच्चों के पास ये हैंड वॉश की हैबिट जाए, ये, और मैं इसी के साथ अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। हेलो हेलो। थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, आपने बच्चों को बहुत अच्छी जानकारी दी। गुड मॉर्निंग सर। डायमंड बच्चे सभी डायमंड अपना माइक म्यूट करके रखें, बीच में डिस्टर्ब करने से परेशानी आपको ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपका मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से Thank you, बच्चों sir. को हेल्थ एंड हाइजीन, हेल्थ इज वेल्थ के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। अब मैं हमारे जो फुटबॉल टीम सेलेक्टर हैं, नेशनल फुटबॉल टीम सेलेक्टर आदरणीय प्रवीण जी सर को आमंत्रित करता हूं। प्रवीण जी सर कहीं हैं? प्रवीण जी सर, शायद लिंक नहीं कर पाए अभी। मैं रिंकू सर को आमंत्रित करता हूं। रिंकू सर, हाँ जी सर। हाँ रिंकू सर, कहाँ पे हो? मैं इधर ही हूँ सर, घर पे ही, हरियाणा। नहीं, अभी इसमें कहीं दिख नहीं रही हो आप। मैं रिंकू सर से भी अनुरोध करूंगा कि वो बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच दें और खेलों के बारे में, योगा के बारे में अपने बच्चों को बताएं। वेलकम सर।
सबसे पहले मैं अपनी श्रद्धांजलि देने, बीच में नहीं बोलना, हमें टाइम बचाना है, ज़्यादा सीखना है, तो बीच में माइक ऑन करके हमें नहीं बोलना। तो अगर मैं सुखों की बात करूं तो सबसे पहला जो सुख बताया वो निरोगी काया बताया है। सबसे पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख सुताज्ञाकारी, पांचवा सुख राज में पासा, छठा सुख संतोषी मन, सातवां सुख लगे प्रभु लगन। पहला सुख निरोगी काया। अगर हमें जीवन का आनंद लेना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो सबसे पहला जो सुख है वो है हमारा निरोगी काया। निरोगी काया का मीन्स अच्छी बॉडी, अच्छा स्वास्थ्य। क्योंकि आजकल हम क्या है, जैसे कोरोना टाइम आया, हमें सब एक्सरसाइज याद आ गई। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो अगर आग की लौ के पास जा रहा है, उसको आप मना करो तो वो नहीं मानेगा, बार बार आग की तरफ दौड़ेगा। लेकिन अगर वो एक बार आग को टच करके देख ले, आग का धर्म जलाना, तो वो क्या करेगी, आग उसको जलाएगी। जैसे ही उसको शपथ लगेगी जलेगा, तो उसको आभास हो जाएगा कि आग तो जलाती है, तो वो अपने आप ही स्वतः ही पूरी जिंदगी उस आग से डर के रहेगा। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो कोरोना ने डर बैठाया, एक्सरसाइज के प्रति हम जागरूक बहुत हो चुके हैं, लेकिन अभी और होने की आवश्यकता है। योग और व्यायाम दो चीजें एक अलग अलग हैं। योग जो हमारे मानसिक जो तनाव होता है, मानसिक जो हमारा दिमाग होता है, सबको प्रबल करता है। और जो वैसा व्यायाम होता है जैसे स्पोर्ट्स है और हम एक्सरसाइज करते हैं, दंड है, बैठक है, ये हमारे शरीर को मजबूत करता है। तो जैसा कि शरीर मजबूत है तो मन मजबूत है। अब बहुत अच्छी हमारे पास घर है, बहुत अच्छी गाड़ी है, सब परिवार खुश है, सब कुछ है, लेकिन हमारा अगर कोई भी रोग है, एक भी रोग है, तो हम उससे सुख का आनंद नहीं ले पाते। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई डीसी है तो उसको कुछ ही लोग जानते मिलेंगे, लेकिन जो एक स्पोर्ट्स पर्सन है जैसे सचिन तेंदुलकर, अखिल बॉक्सर हैं और सुशील पहलवान है, उनको सब पूरा भारत नहीं विश्व भी जानता है, ओनली एक खेल के माध्यम से। तो हमें क्या करना है, एक बहुत ही अच्छी तरह खेल के प्रति जागरूक होना है और स्वास्थ्य लाभ लेना है। जैसे मान लो हम किसी भी चीज नॉलेज के अंदर, हमारे अंदर बहुत अच्छी नॉलेज है, तो हमें अगर वो दिखानी है तो हमें उसको प्रदर्शित करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा अच्छा शरीर है तो दूसरा आदमी उसको देख के ही इफेक्टिव हो जाता है। तो हमें क्या करना है, अपने एक्सरसाइज को, अपने शरीर को जरूर 1 घंटा हमें देना है अपना। अगर हम शरीर को 1 घंटा नहीं दे पाते तो हम सबसे बड़े आलसी हैं। हमें आलसी नहीं बने रहना है। और शरीर अगर मजबूत होगा तो हम हर कार्य में, अपने लक्ष्य प्राप्ति में भी सक्षम होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक साधारण इंसान जो होता है ना, और एक महान इंसान होता है, तो उसमें 2 ही चीज़ों का फर्क होता है बस, एक साधारण इंसान में और एक महान इंसान में। साधारण इंसान जो होता है, किसी भी कार्य को शुरू करता है तो कुछ ही टाइम के बाद छोड़ देता है। लेकिन जो महान इंसान होता है, वो कार्य शुरू करता है, लेकिन उसके परिणाम जब तक हमें नहीं मिल जाते, उस कार्य को नहीं छोड़ता। तो हमारी दृढ़ संकल्प शक्ति होनी चाहिए, और ये किस चीज़ से आएगी, एक्सरसाइज से। हमें क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है। सुबह जब हम लेट तक सोएंगे तो हमारा किसी भी चीज़ को मन नहीं करेगा, ये पक्की बात है। सुबह अगर हम जल्दी उठे, जैसा कि आप जानते हैं, अगर ये कहते हैं, कुछ लोगों की शिकायत रहती है, हमारी जल्दी आंखें नहीं खुलती, सर उठा नहीं जाता, अलार्म बजता रहता है, आंखें नहीं खुलती। तो होता क्या है फिर, जैसे हमें कहीं जाना है, मान लो हमें कहीं टूर पे जाना है, तो हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है। हाँ, तो हमें बीच में उठाने ना की बोलें। जरूरत नहीं होती, हमें उठाने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक हमारी आंखें खुल जाती, क्योंकि हमें उस चीज में आनंद आने वाला है। तो एक्सरसाइज में जब हम बॉडी ऑफ पार्ट बना लेंगे एक्सरसाइज को, जैसे खाना खाने के लिए भूख लगाने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही लगती है। तो ऐसी एक्सरसाइज को अपने लाइफ का पार्ट बनाना है।
उसमें क्या होगा, जैसे लाइफ का आप पार्ट बनाओगे तो फिर स्वतः ही उस चीज का मन करेगा, आपको एक्सरसाइज का एक इंटरेस्ट आने लग जाएगा, आप ऑटोमेटिक करना शुरू कर दोगे। ये नहीं कि 2 दिन हुआ। तो इसमें एक कारण होता है, जैसे हमने हाथ की एक्सरसाइज की तो हमारे हाथों में दर्द होता है, हम उस दर्द को देख के छोड़ देते हैं एक्सरसाइज को कि अरे दर्द हो गया, लेकिन वो जो दर्द है, वो जो पेन है, वो कुछ टाइम के लिए। आप दूसरे दिन उसको थोड़ा सा दृढ़ संकल्प लेके मन को टाइट करके अगर आप करोगे दोबारा से, तो फिर वो दर्द दर्द एक्सरसाइज से जाएगा, एक्सरसाइज का दर्द एक्सरसाइज से जाने वाला है। अगर हम उसके लिए कोई मेडिसिन लेंगे, एक मेडिसिन जो होती है एक रोग को दबाने के लिए हमारे को 4 रोग फ्री में दे जाती है। तो हमें क्या करना है, उस चीज़ से ही बचना है। उसके बाद अगर 1 घंटा हम अपने शरीर को नहीं दे पाते तो हमसे ज़्यादा कमज़ोर कोई है नहीं। अब जैसे कोरोना काल में क्या हो रहा है, हम खा तो रहे हैं, खाना जरूरी नहीं है, उसको पचाना जरूरी है। खाओ बेशक कम, लेकिन उसको पचाओ अच्छे से, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे क्या है, अपना खाने को पचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमारे अंदर क्या होता है, जैसे खाना कच्चा होता है तो खाने को हम क्या करते हैं, गैस पे पकाते हैं, वो पूरी तरह गैस पे भी नहीं पक पाता। उसके बाद में हमारे पेट में जो है एक सिस्टम बना रखा है ईश्वर ने, जो अंदर जठराग्नि नाम की चीज होती है, एक अग्नि होती है, उस खाने को और अच्छे से पकाती है, उसके रस को अलग करती है और जो कचरा होता है उसको अलग करती है। जैसा कि साइंस में आपने सब ने पता ही होगा। तो वो जठराग्नि तीव्र कैसे होगी, वो जठराग्नि जो तीव्र होगी वो एक्सरसाइज से होगी। अगर हम एक्सरसाइज अच्छे से कर रहे हैं तो हमारी जठराग्नि बढ़ेगी, जठराग्नि बढ़ेगी तो भूख बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी तो हम डाइट अच्छी लेंगे, और डाइट अच्छी लेंगे तो हमारे को रस की प्राप्ति जो है, खून मांस मज्जा जो बनेगी वो उस रस से ही बनने वाली है। तो वो कहा है ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो अन्न जो है, जो हमारा डाइट प्लान है वो अच्छा होना चाहिए, जैसा हम खाएंगे वैसा ही। जैसे आपने हाथी को देखा होगा, हाथी भूखा मर जाएगा पर मांस नहीं खाएगा कभी भी, क्योंकि उसका जो धर्म है, उसका जो एक दिनचर्या है वो घास खाने की है, पत्ते वगैरह खाने की है। वो भूखा मर जाएगा, मांस नहीं खाएगा। शेर घास नहीं खाएगा, मांस खाएगा, क्योंकि उसका धर्म है। लेकिन हम जो इंसान हैं, हम ऐसे हैं, जो फंसा वो ही अंदर। हमने अपने पेट को कब्रिस्तान बना दिया है, हमने अपने पेट को कब्रिस्तान बना दिया है। इस पेट की सफाई करनी, जैसे कि हमारे घर में एक कार होती है, उसकी हम सर्विस करवाते हैं, उसको नहीं चूकते, इतने किलोमीटर पे सर्विस करवानी है, नहीं तो गाड़ी खराब हो जाएगी, एवरेज नहीं दे पाएगी। ऐसे हमारे शरीर की भी सर्विस होनी चाहिए, और वो सर्विस का हमारा सर्विस सेंटर है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अगर आपने शुरू अच्छे से कर दी तो आपको कोई भी रोग नहीं होगा। जैसे कहा भी है, एक व्यायाम 100 रोगों की दवा। मान लो हमें बुखार आया तो हम एक मेडिसिन लेंगे, उससे बुखार ही जाएगा। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो जो शरीर में छोटे छोटे रोग हैं, ये फुंसियाँ होना और चर्म रोग होना, आंखों का श्योर जो है वो घट जाना, गले में खराबी होना, बाल झड़ना, ये जो चीजें हैं ये सब रोग में आती हैं। और एक एक्सरसाइज 100 रोगों को खत्म करती है, और शरीर भी हष्टपुष्ट। क्योंकि क्या होता है आज के टाइम पे, आप देखो, कमजोर आदमी जो है, चाहे वो मन से हो चाहे वो शरीर से हो, वो हंसी का पात्र बनता है हमेशा। हमें हंसी का पात्र नहीं बनना। हमें अपने आप का क्या है, जैसे हम फेस वैल्यू बनाना चाहते हैं, इज्जत सबको प्यारी है, तो क्या होता है, कमजोर आदमी 2 ही काम आता है, या तो पतली पतली दाल पीता रहे या मुंह पे थप्पड़ खाता रहे। तो हमें क्या होना है, शरीर से बलवान होना है। शरीर से अगर हम बलवान होंगे तो हिम्मत नहीं है कोई अगले वाला हमसे फालतू बोल जाएगा। और मानसिक बलवान हमें इसलिए होना है क्योंकि जैसा कि आप घटनाएं देखते हैं, थोड़ा सा कोई कष्ट आया, हम क्या करते हैं, कोई फांसी पे लटक गया, कोई कुछ कोई कुछ। हमें मन से भी टाइट होना है, क्योंकि जब ईश्वर ने जन्म दिया है तो वो अच्छे से पालेगा भी। हमें अपने कर्म में रहना है, फल की इच्छा नहीं करनी। ऐसे ही क्या है, जैसे शरीर, अब योग की बात कर लेते हैं। योग का अर्थ है जुड़ना, योग का जो अर्थ है वो है जुड़ना। और आसन जो है, आसन ये का टॉपिक तो क्लियर कर दो, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। आवाज साफ नहीं आ रही क्या? हेलो, सर आप महान महान इंसान क्या होता है ये भी बता रहे थे। कौन सा? हाँ,
महान इंसान जो होता है वो होता है, मैंने बताया था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। एक होता है महान, एक होता है कमजोर। कमजोर जो व्यक्ति होता है वो होता है जो कुछ कार्य को करने में एक बार तो उत्साहित होगा। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज करनी है, तो आप कल क्या करोगे, अपने पापा से कहोगे पापा किट ले आना, पापा शूज ले आना, उनका खूब खर्चा करवा दोगे आप। उसके बाद सुबह उठोगे भी एक दिन अच्छे से रनिंग भी करोगे, पसीना निकालोगे, आके ग्लूकोज पियोगे। अगले दिन क्या होगा, अरे बॉडी पेन कर रही है, छोड़ो। ये जो काम है ये महान इंसान के नहीं है, ये कमजोर इंसान के। किसी भी कार्य को थोड़े टाइम के लिए करना और फिर छोड़ देना। और जो महान इंसान है वो क्या करेगा, वो किसी भी कार्य को शुरू करेगा लेकिन उसको अंतिम स्टेज तक ले जाके छोड़ेगा। समझ आया? तो ऐसे ही मैं बता रहा था, शरीर जो है, हमारा शरीर जो है अलग अलग पार्टों से काम करता है। जैसे कि आँख है, अगर हमारी आँख खराब हो जाए तो हमारी बहुत सी जो काम है वो खत्म हो जाएंगे। कान है, कान खराब हो जाए तो ये चीजें क्या है, सब चीज ठीक किससे रहने वाली हैं, एक्सरसाइज से। अब मैं योग पे आ जाता हूँ, जो योग विषय है। हम आजकल क्या करते हैं, मान लो कोई जवान योग कर रहा है तो दूसरा हंसी मजाक बनाएगा बुढ़े वाले काम अभी जवानी में शुरू कर दिए तूने। हमें योग की परिभाषा नहीं पता। अभी क्या था, जैसे कोरोना शुरू हुआ तो सबको योग की महिमा पता लगी, सबको गांव की वैल्यू पता लगी। हम क्या करते हैं, मजबूरी में कोई काम करते हैं। बुखार हुआ तो हमने शुरू कर दिया। अभी डॉक्टर हमारे को बोल दे भाई 20 कदम घूमना है तो हम शुरू कर देंगे, कुछ नहीं पूछेंगे। और अगर कोई शारीरिक शिक्षक या योग शिक्षक बोल दे बेटा घूमा करो, खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठा करो, शाम का जो खाना होता है उसको अच्छी तरह मतलब हल्का खाना होना चाहिए। जैसा कि खाने में भी क्या है, स्वस्थ शरीर के 3 आधारभूत हैं। पहला आहार, आहार में जो हमारा खान पान है। उसके बाद में निद्रा, निद्रा होता है जो सोने का है। सोने का हमारा टाइम होना चाहिए फिक्स, ये नहीं 12 बजे तक 1 बजे तक हम मोबाइल यूज कर रहे हैं फिर सुबह अगले 12 बजे उठ रहे हैं। ऐसा नहीं करना। व्यक्ति को 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। उसके बाद क्या होता है, ब्रह्मचर्य है, अपनी धातुओं का समावेश करना। तो अगर स्वस्थ रहना है तो इन चीजों को, 3 पिलरों को हमें मजबूत रखना पड़ेगा। तो जैसा कि जो अपना केवी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 कोटा है, उसमें जो आप फूल जैसे बच्चे हैं, इनको एक्सरसाइज के माध्यम से सींच रहे आदरणीय बुद्धि प्रकाश सर, प्राचार्य महोदय। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एक्सरसाइज पे हमें ध्यान देना। शरीर स्वस्थ है तो हमारा मन स्वस्थ है, और मन स्वस्थ है तो हम लक्ष्य की प्राप्ति कर पाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रिंकू सर ने बहुत अच्छे से आप लोगों को स्पोर्ट्स और योगा दोनों का महत्व समझाया। आशा है आप लोग इनसे कुछ सीखेंगे। अब मैं प्रवीण जी सर, कहीं प्रवीण जी सर, प्रवीण जी सर आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो प्रवीण जी सर, लगता है अभी जुड़े नहीं, शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही। प्रवीण जी सर कहीं जुड़े हुए हैं आप? हेलो 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 प्रवीण जी सर। आयमन सारिक सर आपका माइक्रोफोन ऑफ है। माइक्रोफोन ऑफ है, चालू ही मेरा माइक्रोफोन को। सर प्रवीण जी सर का। हेलो आयमन सारिक। यस सर। हाँ लाइन पे हो बेटा। सर आपका माइक्रोफोन ऑन है। यस यस यस, आवाज़ नहीं आ रही मेरी आपको? हेलो सर आ रही है। ओके ओके। हाँ मैं आयमन सारिक से, तो मैं आई सर। यस आयमन सारिक से भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपना
Good जो morning. मेजर ध्यानचंद जी के Good बारे में morning to बताएं। all. Tarek of class 12A. I'm here to share my feedback on fitness at home. Well, in this pandemic session, we all are locked in our houses and we are not engaged in any physical activities, and as much as we should do, and somewhere it affects on our mental health. So, regular exercise can have a profoundly positive impact on depression, anxiety, ADHD, and more. It also relieves stress, improves memory to help you sleep better, and boosts your overall mood and gives a positive impact on our studies. With a fresh, calm, healthy, and happy mind, we can study more concentratedly. So, what I am doing is waking early in the morning and doing all my morning physical routine at my own place, and I'm jogging, skipping, doing some exercises, and yoga at my terrace, taking some fresh air, rising sunbeams, and nature's positivity, which is beneficial for our health. Swimming is the best exercise to stay fit, and we all know that coronavirus is still increasing these days. So the best pranayam for preventing is Anulom Vilom, which is very helpful for our respiratory हम system. दिख रहे हैं आपको? Yoga gives दिख रहे हैं peace क्या to our आपको? mind, stress buster, and it increases flexibility, increases muscle strength and tone, improve respiratory system, energy and vitality. It improves it maintaining a balanced metabolism, weight reduction, cardio and circulatory system, improves aesthetic performance, and much more. So what we need to do is do jogging at your own pace, exercise, yoga. Yoga is very beneficial for our health and helpful for our respiratory system. And that's all from me. Thank you. आयमन, हेलो। हाँ, आयमन ने अभी बहुत अच्छी स्पीच दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रवीण सर अभी जुड़े हैं क्या कहीं पे? प्रवीण सर, प्रवीण सर, हेलो। हाँ, जुड़ गए क्या? अरे लगाओ, दोबारा लगाओ। ओके, जब तक सर जुड़ते हैं तब तक मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। स्पोर्ट्स और खेलों में रुचि हमें जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने, शरीर और मस्तिष्क को तनाव रहित बनाने में बहुत मदद करती है। और टीम भावना, जो हम टीम के साथ में खेलते हैं, उन अपने बीच में टीम भावना भी बनी रहती है। उससे दोस्ती, अच्छा व्यवहार, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा भी मिलती है हमें। एक साथ काम करने की आदत को बढ़ावा देती है और मस्तिष्क और शरीर को आकार देने और थकान और सुस्ती को हटाने के द्वारा मानसिक और शारीरिक कड़ाई वाले व्यक्ति का निर्माण भी ये कर दिया। इसलिए हमें रोज कुछ ना कुछ हमें खेलते रहना चाहिए, ताकि हम तन से मन से सुडौल बने, हम कुछ सीखते हुए आगे बढ़ें। थोड़ा बहुत घर के सामने, घर पे कहीं नहीं जा पा रहे अभी कोरोना काल में, तो हम घर पे बैडमिंटन खेल लिए या कुछ और। 2 बच्चे 3 बच्चे होने के बाद में कुछ और भी खेला जा सकता है। आप दौड़ भाग भी कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन प्रिकॉशन के साथ में भी सभी एक्टिविटीज़ करें। हैंड सैनिटाइज़र है और मास्क वगैरह है, इन सब चीज़ों का आप उपयोग करते हुए आगे बढ़ें।
जो व्यक्ति को जो हमारी खेल शिक्षा है वो व्यक्ति को उच्च स्तर पर ले जाने में बहुत कारगर सिद्ध होती है। आपने देखा होगा पहले हमारे भारत में स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अभी कुछ समय से हमारे देश में खेलों को बहुत महत्व मिला है और इस काम को हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है श्रीमान माननीय नरेंद्र मोदी जी वो लगे हुए हैं। हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू साहब वो भी लगे हुए हैं। आए दिन आपके साथ में हमारे साथ में वो कुछ न कुछ वेबिनार्स आयोजित करते हैं और बहुत कुछ हमें सिखाते हैं। अभी बच्चों आप लोगों को एक फुटबॉल का रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी ऑप्शन दिया था। LNIP जो त्रिवेंद्रम की है, त्रिवेंद्रम में से वहाँ के जो स्पोर्ट्स कोच हैं वो आपकी क्लासेस फुटबॉल की ली हो गया उन्होंने। और अभी फिट इंडिया फ्रीडम रन का भी प्रोग्राम हम संगठन द्वारा जो भारतीय खेल प्राधिकरण है उनके द्वारा चलाया जा रहा है, तो उसमें भी आप लोग सब पार्ट करें। उनका मोटो सिर्फ इतना है कि आप लोग स्वस्थ रहें। रोज़ आप 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर जितना भी आपकी क्षमता है उतना आप लोग दौड़ते रहें, दौड़ें चलें। घर पे बैठना नहीं है आप लोगों को। जो फालतू टाइम होता है आपके पास में उस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए और यूटिलाइज़ करने के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई पर भी विशेष जोर दें। और मुझे लगता नहीं सर ज्वाइन कर पाए होंगे, उनका नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम ग्रोवर मैम ऐड है हमारे पास। ग्रोवर मैम आदरणीय पटेल सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अभी ना योगा कर रहे थे, अभी कहीं देखे थे मेरे को। पटेल सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, देखें। हाँ जुड़ा हुआ हूँ मैं। हाँ सर, आपसे भी निवेदन है कि 2 शब्द बच्चों के लिए कहें उनको। मैं क्या कहूँ यार, जो भी खेल के बारे में आप एक्चुअली आप पहले कहते तो अच्छा रहता। बिल्कुल सर बिल्कुल। अभी वो हमारे एक साथी हैं वो जोड़ नहीं पाए हैं, अभी जो जिनको हमने किया था उनका नेटवर्क प्रॉब्लम या कुछ हो रखी होगी, जोड़ नहीं पा रहे बहुत देर से। हाँ बच्चों, मैं अपने जीवन के बारे में बताता हूँ। बिल्कुल मैं रोज अपना क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ रोज। मुझे किसी ने नहीं बताया जीवन में कि अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन जब मुझे 2012 में जब मुझे डायबिटीज का डिटेक्ट हुआ, डायबिटीज मेरे शुगर डिटेक्ट हुई। मैं चेक तो कराने गया था मेरे पत्नी का, लेकिन डायबिटीज डिटेक्ट हुआ मेरा। ये एक अलग तरह की बात थी। तो उनके मेरे वाइफ के कोई नहीं हुआ, लेकिन मेरे हुआ। तो फिर डायबिटीज होने के बाद क्या हुआ कि डॉक्टर ने वो दवा लिख देते हैं। अब डॉक्टरों के पास और कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, डॉक्टरों को दवा देना आता है बस, और कोई नहीं आता, और कोई आपको कोई राय देगा भी नहीं। डॉक्टरों के पास जाना मतलब ये हुआ कि वो आपको दवा पकड़ाएगा, पैसा लेगा और खत्म करेगा, उसके ज्यादा बोलेगा भी नहीं। ये MBBS में सिखाया नहीं जाता डॉक्टरों को बिल्कुल ये नहीं सिखाया जाता कि MBBS के बाद क्या करना है। मेरे घर में मेरी बेटी डॉक्टर है, लेकिन उसको ये नहीं सिखाया गया कि इस मरीज को हम सारी बातें बताएं। पैसे लेते हो यार, मतलब पैसे लेने के बाद भी कुछ नहीं समझाते। तो मैंने अपना ज्ञान बढ़ाया 2012 के बाद, मैंने अपना ज्ञान बढ़ाया। अब ज्ञान बढ़ाने के बाद मैंने डॉक्टर से राय लेना बंद कर दिया, और फिर मैं रामदेव बाबा को 3 साल तक सुनता रहा। आप सब ध्यान से सुने मेरी बात को।
रामदेव बाबा को 3 साल तक मैं सुनता रहा, उनके आस्था पे 8 से 9 रात को और संस्कार पे 9 से 10 बजे भाषण आता है, तो उसको मैं सुनता रहा, उनके वीडियो देखता रहा, और सुबह 5 बजे भी उनका वो चलता रहता है कार्यक्रम, तो वो भी देखता रहा मैं। तो मैंने पाया कि ये सब कुछ हम अपने शरीर को मैनेज कर सकते हैं आराम से। अपने शरीर को मैनेज करना बड़ी बात नहीं है, और सबसे बड़ा मैनेजमेंट शरीर को मैनेज करने में है, वो है हमारा खान पान। मेडिसिन नहीं, खाना मेडिसिन को बना, खाना एज ए मेडिसिन, फूड एज ए मेडिसिन बनाओ, फूड ही मेडिसिन है। पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे पूरी बॉडी में जो एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट और हमारे जो सेल है उनको क्या चाहिए। ये ना बायोलॉजी वाला बताता है, ना एमबीबीएस वाला बताता है, ना कोई नहीं बताता। रामदेव बाबा के अलावा पूरे भारत में, पूरे विश्व में कोई नहीं बता रहा है कि हमारी बॉडी को क्या चाहिए। वो कोई बता ही नहीं रहा बॉडी को क्या चाहिए, कोई नहीं बता रहा है। आज कोरोना 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 कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ कोरोना कुछ भी नहीं है। कोरोना इज सिंपल सर्दी जुकाम, दैट्स ऑल। अगर आपको विटामिन सी रोज दे रहे हैं रेगुलरली, अगर विटामिन रेगुलरली है, तो आपके ऊपर से स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम शुरू होता है, नाक से और गले से। यहाँ घुसेगा ही नहीं विटामिन सी, गिलोय, ये जो हमारे घर के जो जितने भी चीजें हैं, वो उनके लेने से मात्र से कुछ नहीं होगा। तो 2013 में फिर मैंने ज्ञान बढ़ाया, ज्ञान बढ़ाते बढ़ाते मुझे पता चला कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो मैं 4 बजे उठता हूँ, रोज। और जब 4 बजे उठता हूँ तो 4 बजे मेरे साथ एक डॉग भी है मेरा, तो मैं और मेरा डॉग कुछ नेसेसरी चीजें करके, आप सबके पास टाइम है ना मेरे को सुनने का, मैं बोलने का बोला तो मैं बहुत 1 घंटे तक बोल सकता हूँ, 24 घंटे तक बोल सकता हूँ मैं इस बारे में। सुबह 4 बजे जैसे आप उठते हैं, उठने के बाद आप गर्म पानी पीजिए, 1 ग्लास रोज गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी पीने से कोरोना का बात भी नहीं घुसेगा। गर्म पानी सुबह उठते ही, थूकना नहीं है, सुबह उठते ही कुल्ला नहीं करना, कुल्ला करना बहुत बड़ी गलती है। सुबह उठते ही अगर आपने कुल्ला कर दिया तो उसमें जो सालिवा होता है, सलेवा जो हम बोलते हैं, उसमें जो रस होते हैं, उसमें जो जूस होते हैं, वो जूसेस कम से कम 40 बीमारी को ठीक करते हैं। तो सुबह का जो सालिवा, वो बोल सकता हूँ, 1 घंटे बोल सकता हूँ मैं सर बुद्धि प्रकाश जी, 1 घंटे बोलूंगा, कोई बात नहीं। तो वो सालिवा जो है वो 40 बीमारियों को दूर करता है। और हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही थूकते हैं, उसको थूकना नहीं है, उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी करो और उसको पी लो, साफ पानी, तो इससे एक इम्यूनिटी बढ़ गई। तो मैं करता हूँ ये, सुबह 4 बजे उठ गया, पी लिया, पेस्ट नहीं किया, पेस्ट करने से पहले 1 गिलास पानी पी लो, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब मैं 3 चीजें जूस में लेता हूँ, एलोवेरा, आंवला और गिलोय, ये 3 चीजें लेता हूँ मैं गर्म पानी के साथ। एलोवेरा की 4 चम्मच, रामदेव बाबा को मिलता है, मैं उसका एजेंट नहीं हूँ लेकिन मैं लेता हूँ, मैं उसका एजेंट नहीं हूँ रामदेव बाबा का, लेकिन क्योंकि मेरे शरीर के लिए अच्छा है इसलिए मुझे लेना चाहिए, और पूरे भारत को लेना चाहिए, पूरे विश्व को लेना चाहिए। तो एलोवेरा की 4 चम्मच, आंवला की 3 चम्मच और गिलोय की 3 चम्मच, ये तीनों मिला के ग्लास में गर्म पानी डालो और धीरे धीरे सिप कर लो, और 1 और ग्लास साथ में रखो गर्म पानी का, तो पीते जाओ। तो 3 ग्लास सुबह, 3 ग्लास हो गए। कोई चाय नहीं पीना, चाय जहर है, सबसे बड़ा जहर इस दुनिया में क्या है, चाय। जिसने चाय पी उसने मौत को बुलावा लाया, ये मेरा भाषण है। उसके बाद क्या होता है, मैंने ये जूस पी लिए। अब जूस पीने के बाद मैं और मेरा कुत्ता गोल्डी लेब्राडोर, हम दोनों चले जाते हैं, हम दोनों वॉकिंग करने के लिए चले जाते हैं। हम 3 किलोमीटर चलते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं। ये किसी ने नहीं बताया मुझे, कोई बताता ही नहीं है, डॉक्टर नहीं बताता, बायोलॉजी वाला टीचर नहीं बताता, साइंस वाला टीचर नहीं बताता,
ये मैंने किया खुद। मैं मतलब उन डॉक्टरों की एमबीबीएस को डिग्री को छीनना चाहता हूं कि ये क्या है, तुम बताते क्यों नहीं हो, मरीज का ज्ञान क्यों नहीं बढ़ाते? जब ज्ञान बढ़ेगा तो शरीर मैनेज हो जाएगा। तो हम घूमने आ गए, 3 किलोमीटर घूम के आ गए। आज क्या हुआ कि आज मैं थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए जब ये वेबिनार हो रहा था तब मेरे का योगा टाइम हुआ, क्योंकि 2 क्लास ली मैंने, 12th बी और 11th सी की क्लास ली, और उसके बाद मैंने किया। तो योगा करते करते, क्योंकि सुनना भी था, योगा भी देखा, तो मैंने योगा किया। कुछ लोगों ने योगा देखा होगा मेरा। अगर आपने मेरा योगा देखा हो ईमानदारी से जो योगा करता है, योगा क्या है? योगा करना ऑक्सीजन लेना, बस। योगा मतलब ऑक्सीजन लेना है। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगी, उतना ही सारा काम, उतना ही सारा जीवन सेल्स को मिलेगा, कोशिकाओं को मिलेगा। हमारे शरीर का, हमारे कोशिकाओं का अमृत कौन है? ऑक्सीजन। योगा में 2 चीज आती है, एक प्राणायाम आता है, एक योगा आता है। तो आप प्राणायाम जब करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो सांस लेते हैं तो एयर लेते हैं, एयर पूरी लेनी है, एयर में ऑक्सीजन जाती है, और वो ऑक्सीजन इतनी बढ़िया हमारे शरीर के लिए, आहा, उसका आनंद मैं ले रहा हूं, कितने ही सालों से मैं ले रहा हूं, कोई नहीं ले रहा उसका आनंद, और ईमानदारी से लेता हूं। मैंने चाय नहीं पी थी, मैंने सुबह उठ के वो जूस पिए, इसके अलावा कुछ नहीं खाया था। सुबह उठते ही लोग पहले तो चाय, पता नहीं जिसे चाय क्या हुआ, उनके लिए अमृत हो गया। चाय पीना मतलब अपने शरीर को धोखा देना है। क्या करना है? धोखा देना है, अपने को धोखा देना है, अपने शरीर को धोखा देना है, और पूरे परिवार को धोखा देना है, चाय पीना। तो उसके बाद मैं जब आया, तो जब ये वेबिनार चल रहा था, तो मैंने अपना क्या किया, प्राणायाम स्टार्ट कर दिया। और प्राणायाम में, अब प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी सभी चीजों का उपयोग नहीं बताया। एलोवेरा का उपयोग क्या है, आंवला का उपयोग क्या है, गिलोय का क्या उपयोग है, ये नहीं बताया। ये बताऊंगा तो और मजा आएगा आपको। अगर गिलोय जो है, इस भारत, इस पूरे विश्व में अगर गिलोय चले, सारा दुनिया गिलोय लगा दे। पहले तो घर बनाते हैं तो जगह छोड़ते ही नहीं है घर में गार्डन के लिए। अब इन लोगों ने जितने भी यहाँ हमारे साथ जो साथी है, उन्होंने नया घर बनाया है, उसमें जगह छोड़ते ही नहीं है। मतलब इंजीनियर को कुछ आता ही जाता नहीं है। सबसे पहले तो हमारे घर में एक जगह छोड़ो जिसके लिए आप प्लांट लगाओ, मेडिसिनल प्लांट लगाओ, तुलसी लगाओ, गिलोय लगाओ, एलोवेरा लगाओ, सदाबहार लगाओ, देन यू हैव द अश्वगंधा लगाओ, कड़ी पत्ता लगाओ, और ये सब मेरे पास है। और नीम का पौधा मेरे गमले में है, और मैं ये सारी पत्तियां खाता हूं। अभी उसके पहले मैं पत्तियां खा के आया हूं। 50 ग्राम पत्तियां खाओ। पत्तियों में वो सब चीज है जो चाय में नहीं होता। पत्तियों में ऑक्सीजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मिनरल, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब है। तो जिंदगी बन जाएगी हमारी। हमारे बॉडी को चाहने के लिए सब प्लांट में होता है। किसने बताया मुझे? रामदेव बाबा ने। फ्री में बताता है। और ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन फ्री में मिलती है। ऑक्सीजन फ्री में मिलती है यार, वो जो फ्री में मिलती है, फ्री में इलाज होता है, तो क्यों ना करें भाइयों बहनों, तो क्यों ना करें? अगर फ्री में सब कुछ हो रहा है, मैंने डायबिटीज को कंट्रोल में कर दिया। आई हैव कंट्रोल। तुम अपने मम्मी पापा को, अपने दादा दादी को, अपने नाना नानी को, सबको बताओ ये सब करना है। सब घुटनों के दर्द हो रहे हैं, जोड़ों के दर्द हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। किसी का उत्तर प्रदेश बाहर निकल रहा है, किसी का मध्य प्रदेश बाहर निकल रहा है, कोई इधर से बढ़ रहा है, कोई इधर से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है इसलिए, आदमी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ज्यादा खा रहा है। फूड एज मेडिसिन। जिसने फूड एज ए मेडिसिन किया, वो जिंदगी बन गई उसकी। फूड एज ए मेडिसिन। सबसे पहले तो खाने पे कंट्रोल करो। ये जो पेट बढ़ा के आए हैं ना, जितने भी लोग आप देख रहे होंगे, पेट बढ़ रहे हैं सबके। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम भिखारियों की तरह खाते हैं, गरीबों की तरह खाते हैं, जैसे कल नहीं मिलेगा। खाना कम करो। हमको कितना खाना है? हमको खाना कितना है? हमें बहुत कम चीज खानी है। हमको क्या खाना है? हमको कैल्शियम लेना है, मैग्नीशियम लेना है, पोटेशियम लेना है, हमको ये लेने हैं।
और हम खाते हैं समोसा, समोसे में कुछ भी नहीं है, कचौरी खाते हैं कुछ भी नहीं है उसमें, तो हमने सत्यानाश कर दिया। जितने भी चीजें हैं उसमें सब जहर है, जहर। आप बादाम खाइए ना, आप अखरोट खाइए ना, आप पिस्ता खाइए ना, आप मुनक्का खाइए ना, दो खाइए, ज्यादा मत खाइए, पैसा ज्यादा नहीं लगता है। जो आप बाकी की चीज खाते हो उसमें ज्यादा पैसा लगता है। और ये मैं 10 साल से कर रहा हूं, 10 साल से, और मेरी उम्र है 57 चल रही है। बाल काले हैं अभी, मैंने बालों पे कुछ कलर नहीं लगाया, मुंह थोड़ा लगा, मुंह पे काला लग जाता हूँ, बालों पे मैंने कभी कलर नहीं लगाया, क्योंकि कड़ी पत्ता अगर खाओगे तो पूरा पेट भी साफ रहेगा, बाल भी काले रहेंगे जिंदगी भर। इतने सारे मैं कड़ी पत्ते खाता हूँ रोज, खाओ ना, क्या प्रॉब्लम है, तुलसी के पानी रोज खाता हूँ। ये जो बाजार में जो अंधविश्वास फैलाते हैं ना कि तुलसी की पत्ती तोड़ने से पाप लगता है, फालतू का बात है, बिल्कुल फालतू का बात है। जितना भी धरती पे ये फालतू का लोग बात करते हैं ना, मत सुनो। तुलसी तो मेडिसिनल प्लांट है भाई, भगवान ने हमको मेडिसिन दी है, गिलोय हमको मेडिसिन दी है, ये दोनों चीजें हैं वो मेडिसिनल है। जूस पिया जिसने गिलोय के पत्ते, जिसने खाई, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर आपकी। क्या है? अमृता, गिलोय इज अमृता, अभी बोलूंगा सर मैं बहुत सारा। तो अमृता है वो, गिलोय इज अमृता। अमृता क्या मतलब? जब समुद्र का मंथन हो रहा था तो अमृत निकला था, यूं समझ सकते हैं हम, वो अमृत यही है गिलोय। जितने लोग अपने मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी काका काकी, सब सुनो मुझे, गिलोय रखो। घर में जगह नहीं तो घर तोड़ दो थोड़ा, और उसमें खाली जगह पे गिलोय बो। और गिलोय कैसे भी रूप में खा सकते हो आप, एलोवेरा कैसे भी रूप में खा सकते हो। किसी के पेट में दर्द है, किसी में गैस निकल जाए, कोई कहता है वो कोई लोग कहते हैं मेरे डकार नहीं आती। अबे बेवकूफ गधे, डकार इसलिए नहीं आ रही क्योंकि खान पान खराब है तेरा। क्या खराब है? खान पान, खाना आता ही नहीं है। अरे अभी खाया था तो फिर खाने लग गया, अभी लंच में खाया था तो 5 बजे फिर चाय पानी खाने लग गया, फिर नाश्ता करने लग गया। अरे यार बॉडी को कितना चाहिए कैलोरी। दूसरी बात आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं मुझे। दूसरी बात यह है कि आपको एनर्जी कितनी चाहिए, रोज की एनर्जी कितनी चाहिए। एक बच्चे को 2000 कैलोरी या 2500 कैलोरी चाहिए, मेरे जैसे आदमी को, मुझ बुढ़े को केवल 1500 कैलोरी से ज्यादा नहीं चाहिए। हम अनाप शनाप भिखारियों की तरह खाते हैं। किसकी तरह खाते हैं? भिखारियों की तरह। मतलब वो गलत है, बिल्कुल गलत है। ये जो पेट बढ़ा के जितने भी लोग चलते हैं ना, वो उनको धरती पे भार है। वो क्या है? धरती पे भार है वो। पेट क्यों बढ़ गया? पेट बढ़ना तो खतरनाक है। क्यों बढ़ गया बताइए? ये मेजर ध्यानचंद नहीं कहेगा, ये आर.के. पटेल कहेगा। आपको डायबिटीज क्यों हुई? डायबिटीज क्यों हुई आपको? डायबिटीज इसलिए हुई क्योंकि हम खाना पीना हमें आता ही नहीं है। हमारे माँ बाप ने, उसके माँ बाप ने, उसके माँ बाप ने, उसके माँ बाप ने खाने को सिखाया ही नहीं। कैसे खाना है, खाना कब खाना है, खाना क्यों खाना है, खाना कितना खाना है, और खाना फायदा क्या है। 4 चीजें हमेशा दिमाग में चलती रहनी चाहिए। और जब 4 चीजें चलेगी तो आपका जीवन बन जाएगा, आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। मैंने कुछ नहीं खाया है लेकिन मेरी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आई अभी तक, लेकिन मैंने ऑक्सीजन ले लिया। एक बार सांस लेते ना भस्त्रिका, ये करना, ये किया मतलब आपने इम्यूनिटी को बढ़ा दिया, 100% इम्यूनिटी बढ़ा दिया। इम्यूनिटी बढ़ाना ही नहीं आता, और लोग कहते हैं इम्यूनिटी, अंग्रेजी में बोलते हैं इम्यूनिटी। अरे तेरे बाप को भी पता है कि इम्यूनिटी का मतलब क्या है। हमारे शरीर का पावर बढ़ाओ। पावर मतलब ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन जाएगी ब्लड मिलेगा, ब्लड में मिलेगा ये ऑक्सीजन, और ब्लड स्ट्रांग होगा, है ना। नलियां खुल जाती है, लोग स्टंट लगवाते हैं, स्टंट लगा देते हैं। डॉक्टर के काबू में आगे तो आपके शरीर में पता नहीं क्या क्या घुसा देंगे। मतलब मैं डॉक्टर को चैलेंज करता हूँ, तेरे को डिग्री मिली है केवल दवा लिखने तक की, बस और कुछ नहीं आता। आई कैन चैलेंज। मेरे घर में एमबीबीएस डॉक्टर है, मेरी बेटी जो है वो एम्स की डॉक्टर है, लेकिन उसको मैं चैलेंज करता हूँ।
सर एक घटना समय की सर थोड़ी मैं पाबंदी है, तो 2 मिनट के अंदर खत्म करें प्लीज। अरे यार बड़ा मजा आ रहा है, आपने बोलने में कहा बिल्कुल इतना सर, मजा आ रहा वो टाइम अप का है। है ना, मेरे से वो इतनी ज्ञान देर ही यार, चलेगा, इसके बाद चलेगा नहीं वो। तो बस आज का इतना ही। आप मेरे बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं विद्यालय के उप प्राचार्य महोदय श्री रामकरण जी से भी निवेदन करूंगा कि वो आपको मोटिवेशनल स्पीच आपको दे। सर आपका माइक ऑन करो सर। ओके, हाँ सर, आ रही है आवाज़, आ रही। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेजर ध्यान स्पोर्ट डे पर आपकी बधाई देता हूँ। आप सभी रहें और सभी बातें आपको प्रदेश एक बात बताता हूँ कि हमारे देश से सर आपकी आवाज क्लियर सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बेटा आप बोल रहे नहीं। आपका कहने का अर्थ ये है कि पहले आपको पसीने में नहाना चाहिए, उसके बाद में पानी से नहाना चाहिए। वॉइस मेहनत संबंधित है आपको सर वॉइस इज नॉट क्लियर। सर वॉइस इज नॉट आप क्लियर। बीच बीच में ना बोले बच्चों, हाँ प्लीज। एक बार तुम्हें सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि आज से हमें खेल के प्रति रुचि रखनी चाहिए। जो भी बच्चा किसी भी माध्यम से पढ़ाई कर रहा है, खेल को भी अपने जीवन में शामिल करना पड़ेगा। यदि आप जवानी में ही बीमार हो जाएंगे और जो अभी आपका लेना चाहिए। संबंधित होगी आप दिन भर तो वॉइस में कई तरह की परेशानियां पैदा आप करते हैं और एक खेल हमें जीवन वॉइस नॉट कमिंग। से नहीं है, जो बच्चे फिट रहेंगे अभी फिट इंडिया। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सभी सदस्यों ने, सभी महानुभावों ने अपने अपने विचार बहुत अच्छे से व्यक्त किए हैं। आशा है आप सभी बच्चे इनकी बातों का अनुसरण करेंगे। और अभी थोड़ी देर में आप सबके पास में क्विज की लिंक भेज दी जाएगी। आप आधे घंटे की उस क्विज को बहुत जल्दी 25 क्वेश्चंस हैं उसमें, आप उसमें पाठ करेंगे और आपको पाठ करने पर
आपको सर्टिफिकेट भी डाउन मिलेगा उस पर। तो थोड़ी देर बाद में हम आपको मैसेज डालते हैं क्विज का। और आज की मीटिंग यहीं और करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेजर ध्यानचंद जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की इसी सभा का यहीं पर समापन करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Have a good day, sir. Bye. Bye, sir. थैंक यू। Bye, sir. बाय। Bye, sir. Have a good day. Have a good day, sir. हेलो हेलो नो सर Bye. बाय 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 सभी को। Bye, sir. बाय। अब Bye. Thank you, sir. लिख कर बाय सर। बाय बेटा बाय। अभी Bye, sir. Thank you, sir. 5 मिनट में अब अभी सभी के पास में लिंक भेजने जा रहे हैं, है ना। अब आप सभी क्लास टीचर्स आपके सामने आपके जो लिंक है आपके मोबाइल्स पे भेज देंगे अभी। और उस क्विज को आप तुरंत सोल्व करके सबमिट कर दें। उसके बाद में आपके पास में 2 सर्टिफिकेट्स आएंगे, एक 80% से ऊपर वाले के लिए और एक पार्टिसिपेंट्स का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो अभी सभी और करें। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर सुबह सुबह पंखा हो गया आज उधर कंप्यूटर लैब उस वाले लैब के अंदर में वो हमारा सेटअप करना था। अब तरुण सर आए सुबह सुबह नौटंकी बने। हेलो, हाँ वो भेज दो सर लिंक क्विज वाला। आ जाओ, मीटिंग ओवर कर दें। कुछ नहीं, निष्कर्ष यहीं पे आना पड़ा, फिर हमको वहाँ से छोड़ दिया। हाँ बंद हो गया क्या? ये कुछ कर दिया नहीं, मैं तो वही कुछ करा तो नहीं आपने।